चर्चा जंक्शन में आप सभी का स्वागत है। यूं तो चर्चा जंक्शन में आपको हर क्षेत्र के लोगों से आपका तारुफ हम कराते हैं, फिर चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो या फिर प्रशासनिक क्षेत्र के लोग हों। आज जो लोग हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो एक धार्मिक संस्था से जुड़ करके काम कर रहे हैं, धार्मिक ध्वज पताका को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। संस्था जुड़े हुए लोगों का ये मानना है कि आने वाली पीढ़ी को इतिहास और धार्मिक ग्रंथों की कुछ ऐसी अनछुई बातें सामने लाई जाए जो लोग अब तक नहीं जानते रहे हैं, या फिर जिन संदर्भों को जोड़कर ये आज चर्चा कर रहे हैं उसमें बहुत सारे संदर्भ ऐसे होते हैं कि नकारात्मक बातें जो है वो सामने आती हैं, उसके पीछे की जो सकारात्मक चीजें हैं वो अब तक सामने नहीं आई हैं, और उन्हीं बातों को लेकर के इस संस्था से जुड़े हुए लोग आगे बढ़ रहे हैं। सूत्रधार कैसे ये आगे बढ़े लोग और क्यों इस तरह के कॉन्सेप्ट को लेकर के लोगों के बीच जा रहे हैं, ये धीरे धीरे जैसे चर्चा शुरू होगी उस पर ये तमाम चीजें होंगी। बात शुरू करूं उससे पहले एक विजय मंत्र है भगवान श्री राम का, जय श्री राम जय जय राम। जब भगवान राम की बात होती है तो रामायण के जितने भी पात्र हैं वो हमारे सामने खुद ब खुद आ जाते हैं। इसमें बहुत सारे पात्र ऐसे हैं जिनके बारे में सकारात्मक सोच है, लेकिन कुछ पात्र ऐसे हैं जिनके बारे में अब तक, जब से हमारा जन्म हुआ होगा तब से लेकर अभी तक जितना हमने रामायण के बारे में जाना है, समझा है, उसमें कुछ किरदार ऐसे हैं जिनके बारे में आम तौर पर जो धारणा है वो नेगेटिव ज्यादा है। मेरा मतलब, मेरा इशारा शायद बहुत सारे लोग समझ गए होंगे, और जो लोग नहीं समझे होंगे वो जब चर्चा, जैसे मैंने कहा, कि बढ़ेगी आगे तो वो तमाम चीजें सामने आएंगी। संस्था का नाम है आर्ट ऑफ लिविंग, जो लगातार इन क्षेत्रों में काम कर रही है, और उन्हीं से जुड़े हुए सदस्य इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा जंक्शन और मैं हूं आपके साथ विनोद कुशवाहा। सबसे पहले जो आज स्टूडियो में मौजूद हैं मेहमान, उनसे मैं आपका तारुफ करा दूं। हमारे साथ में हैं सर प्रितपाल सिंह जी, और इसके बाद हैं विकास कुमार जी, और मैम का नाम मैं भूल रहा हूँ, इसलिए चाहूंगा कि वो अपना परिचय खुद दे दें। मैं आकांक्षा बाजपेयी जी। तो ये तमाम मेहमान हैं और बारी बारी से हम उन तक पहुंचेंगे। अपने जो सवाल हैं, जो जिज्ञासाएं हैं, और वो जिज्ञासाएं स्वाभाविक तौर पर आपकी भी होंगी, उन तमाम चीजों को लेकर के हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले सवाल प्रितपाल सिंह जी आपका, आप जिस संस्था से जुड़े हुए हैं, वो जरूरी है कि मैं पहले उन तमाम चीजों पर जाऊं जिस बात को लेकर के आप लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले जानना जरूरी होगा आर्ट ऑफ लिविंग। नाम बहुत जाना पहचाना चिरपरिचित नाम है, सुना हुआ है लोगों ने। क्या काम कर रही है, कब से ये संस्था आई, क्या मकसद? सबको मेरा नमस्कार है। जैसे कि आपका प्रश्न है कि संस्था क्या काम कर रही है और कब से काम कर रही है। जी। 1981 में परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने आर्ट ऑफ लिविंग को शुरू किया जी। और गुरुदेव का यही मकसद रहा है कि हर चेहरे पर मुस्कान हो, हर मन जो है वो शांत हो और हर शरीर स्वस्थ हो, एक वायलेंस फ्री सोसाइटी। और अपने इसी उद्देश्य के लेकर आज वो पूरे विश्व का भ्रमण करते हैं। हमारी यह जो संस्था है आज विश्व के 184 देशों में काम करती है, और मैं बड़े फक्र और गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैं इस इतनी बड़ी संस्था का एक बहुत छोटा सा एक सदस्य, गुरुदेव ने मुझे चुना है। और जैसा आपने शुरुआत में एक बात कही कि धार्मिक संस्था, तो बहुत अच्छी बात है। धर्म के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि हम सब उसी से जन्मे हैं और उसी से जुड़े हैं जी। पर ये जो संस्था है, हम धर्म का तो काम कर ही रहे हैं, साथ में जो सबसे बड़ी बात है कि सामाजिक स्तर पर जो हमारी संस्था के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं बहुत विशाल रूप में किए जा रहे हैं। और एक बात की, जैसे मैंने आपको बोला कि विश्व में 184 देशों में हमारी संस्था काम करती है जी। तो ना जात है ना पात है, हर व्यक्ति के लिए यह संस्था है। हमारा जो प्रमुख उद्देश्य है ह्यूमैनिटी, मानवता। गुरुदेव जो बात करते हैं मानवता की, कि हम सब एक ही। अगर आपने गुरुदेव का नारा सुना होगा, वसुदेव कुटुंबकम जी, कि ये जो पूरा विश्व है वो एक परिवार है। और अपने उसी लक्ष्य को, उसी तत्व को साथ के आज पूरे विश्व का भ्रमण करते हैं। और संस्था के गुरुदेव ने जब ये संस्था शुरू की तो खुद वो कार्य करते थे, उनके साथ कोई बहुत बड़ी टीम नहीं थी, पर धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता गया।
और आज विश्व में करीब आर्ट ऑफ लिविंग के 35,000 टीचर हैं पूरी दुनिया में जी। और ये 35,000 टीचरों के द्वारा संस्था के कार्य किए जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि मानवता के क्षेत्र पे तो कहते हैं कि जब तक लोगों की मन स्थिति को हम नहीं बदल देते हैं, उनकी मन की स्थिति को हम नहीं बदलते, शायद हमसे कोई उनसे कोई उचित कार्य करवा भी नहीं पाते हैं। संस्था के द्वारा बहुत सारे सेवा के कार्य किए जाते हैं। हमारी संस्था एक स्वयं सेवी संस्था है जो स्वप्रेरित होकर हमारे लोग यहाँ पर आते हैं, कोर्स करते हैं और कोर्स करने के बाद वॉलंटियर बन के फिर संस्था के कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले मन की स्थिति को बदलने वाली बात है और उस स्थिति को बदलने के लिए गुरुदेव ने एक संजीवनी बूटी हमें दी हुई है जो इस कोर्स में सिखाई जाती है, जिसका नाम है सुदर्शन क्रिया। सुदर्शन क्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो तनाव से होने वाली बहुत सी बीमारियों पे काम करती है विनोद जी, और साथ में एक जो बड़ी बात है कि परिस्थितियों से तालमेल बैठाने की कला आ जाती है जी। ऐसा नहीं है कि जो लोग ध्यान करते हैं या जो लोग ज्ञान में हैं उनके जीवन में परेशानियां नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। परेशानियां आती है पर अब उनसे जो डील करने का तरीका है वो बदल जाता है, उनसे जो लड़ने की जो क्षमता है कहना चाहिए वो हम थोड़ा सीख जाते हैं। एक छोटी सी बात मैंने कहीं बहुत अच्छी सुनी थी कि अध्यात्म का मतलब लोग कुछ बहुत कुछ बड़ा मान लेते हैं कि भाई गिरवे वस्त्र पहन के कहीं चले जाना, पर ऐसा नहीं है। बहुत सरल सा एक परिभाषा जो मैंने भी कहीं सुनी है कि जैसे आपके मेज पे एक बहुत अच्छी थाली रखी, बहुत सुंदर, आपको भूख लगी हुई है जोर से और बहुत अच्छा अच्छा आपका खाना रखा हुआ है, तरह तरह के उस पे व्यंजन है। एक अगर उसमें चटनी डाल दी जाए, जिसकी कमी है उसमें चटनी डाल दी जाए तो कहीं ना कहीं उस थाली का जो स्वाद है वो बढ़ जाता है। बिल्कुल अध्यात्म ऐसे ही है कि अध्यात्म के आने से जीवन में आनंद है, अध्यात्म के आने से जीवन में खुशी है, अध्यात्म के आने से जीवन में सहजता है, सरलता है, परिस्थितियों से लड़ने की हमको कला आ जाती है। और संस्था के द्वारा बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। उसमें जैसे मैं कहूँ ग्रामीण एरिया में हम बहुत सारे कार्य करते हैं। गाँव के जो हमारे यूथ हैं जो आज नशे में फंसे हुए, तो गुरुदेव ने उनके लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया हुआ है, यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम जी। ये 8 दिनों का ऐसा प्रोग्राम होता है भैया कि जहाँ पर उनको 8 दिन रखा जाता है। आप इसको कह सकते हैं कि एक कमांडो ट्रेनिंग है, जहाँ पर उनकी बस ज्ञान भी है, ध्यान भी है, साधना भी है। वो एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, छोटे छोटे ग्रुपों में बैठ के बात करते हैं, फिर उनको गांव में और आसपास के शहरों में सेवा करने के लिए, बात करने के लिए भेजा जाता है, जिससे उनका अंदर एक आत्मविश्वास जागता है और उनको छोटी छोटी स्किल सिखाई जाती है कि कैसे वो गांव में रहते हुए ही अपना काम कर सकते हैं, अपना खुद का वहाँ पे रोजगार कर सकते हैं। आपको थोड़ा मैं पास्ट में लेके जाता हूँ कि पहले आप देखिए गांव में हमारे बढ़ई हुआ करता था, नाई हुआ करता था और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे जुलाहे, बहुत छोटे छोटे हमारे काम हुआ करते थे। आप देखिए आज धीरे धीरे वो खत्म होते जा रहे हैं। गांव का युवा शहर में आके 6-8 हजार की नौकरी करना बहुत प्राउड समझता है, पर खेती करना प्राउड नहीं समझता। ये एक विडंबना होती जा रही है। तो गुरुदेव का ये मिशन है कि मेरा जो युवा है, मेरे गांव का जो युवा है वो गांव में रहे, गांव में रह के काम। गुरुदेव कहते हैं कि जब तक हमारे गांव का विकास नहीं होगा देश का विकास संभव नहीं है। क्योंकि आज भी अगर आप देखें तो 60 से 70% की जो आबादी है वो गांव में निवास करती है। साथ संस्था बहुत सारे और सेवा के कार्य भी करती है। जैसे बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जिनको संस्था के स्वयं सेवकों ने वहाँ के लोकल व्यक्तियों से मिलकर पुनर्जीवित किया है। उस नदियों में पानी था ही नहीं कहना चाहिए। तो ऐसी महाराष्ट्र में करीब 54 नदियां हैं, गुजरात में 12 नदियां हैं जिनको पुनर्जीवित किया गया है। जैसे बहुत सारे और जेल के कैदी भाई बहनों के लिए संस्था के द्वारा फ्री कोर्सेज चलाए जाते हैं, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि हर व्यक्ति के पीछे एक इंसान छुपा हुआ है। वो गलती जरूर उससे हुई है, वो उस क्षण की गलती थी। देखिए ना, कोई ऐसी घटना घट जाती है और आप उनसे पूछो। हम जैसे मैं बहुत बार, मुझे भी जेल जाने का मौका मिला है कोर्स लेने के लिए, सिखाने के लिए बहुत बार जेल गया हूँ। मुझे भी बहुत जल्दी आपने क्लैरिफिकेशन बहुत बार मुझे भी मौका मिला है जी। तो कभी ऐसे कैदी भाइयों से और बहनों से वहाँ पे बात होती है तो वो कहते हैं कि क्या बात ऐसी हो गई थी। बस भैया वो एक छोटी सी घटना थी क्षण भर की, मुझे उस समय क्रोध आया और मैं क्रोध पे अपने नियंत्रण नहीं कर पाया और वो घटना मुझसे घट गई। पर इंसान तो वही है वो जो पहले था, पर वो क्षण भर के लिए उसको, उस क्रोध ने उसको
विचलित कर दिया और उससे वो घटना हो गई। यही हम बात कर रहे थे ना कि अध्यात्म वही है कि जो आपको परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाने की कला लेकर आता है। तो संस्था के द्वारा ऐसे बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं, चाहे क्या पाकिस्तान हो, जापान हो, अमेरिका हो, अर्जेंटीना हो, हर जगह। और आपको बताते हैं मुझे बहुत खुशी भी हो रही है कि गुरुदेव ऐसे एक पहले धर्म गुरु हैं जिनको पाकिस्तान जाने का 2 बार मौका मिला है। भारत में ऐसे धर्म गुरु पाकिस्तान 2 बार जाने का मौका मिला है, और वहां पर भी लोग उनके साथ बैठ के ओम का उच्चारण कर रहे थे, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। बिकॉज गुरुदेव का यही एक मकसद है कि मैं कैसे लोगों के लिए यूजफुल बन सकता हूँ, मैं कैसे लोगों के काम आ सकता हूँ। गुरुदेव कभी ऐसे बात करो तो गुरुदेव कहते हैं कि मैं कभी किसी नए व्यक्ति से भी मिलता हूँ तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं उस व्यक्ति से पहली बार मिल रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं इससे पहले और भी कई बार मिल चुका हूँ। और वो हर रोल को बहुत सहजता से प्ले करते हैं। बच्चों के साथ रहे तो फिर वैसे हो जाते हैं, किसी बहुत बड़े डेलीगेट्स के साथ बैठे तो वैसे ही हो जाते हैं। तो आपने अभी भी देखा होगा कि इस हमारे भारत की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जिन पे गुरुदेव को प्रमुखता से बुलाया जाता है भागीदारी करने के लिए। और अभी वर्तमान में एक बहुत बड़ा विषय हम आपके सामने से निकला है, अयोध्या का राम मंदिर, जिसमें भी गुरुदेव ने मध्यस्थता की थी और एक बहुत अच्छा रोल उन्होंने प्ले किया था, और जिसकी वजह से आज ये राम मंदिर का निर्माण बहुत सहजता से, बहुत सरलता से हो पाया है। तो बहुत खुशी की बात है हमारे लिए कि हम ऐसी संस्था से जुड़े हैं कि जो लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम करती है, जिनको मन की स्थिति को बदलने का काम करती है, हर चेहरे पर मुस्कान लाने का काम करती है। तो ये सबसे पहली बात तो ये है कि इंसान इंसान है, केवल जात पात धर्म ये तमाम चीजें जो है वो आडंबर से जुड़ी हुई हैं, और कहीं ना कहीं इंसान ने ही इंसान को बांटा है। ये बात हम भूल जाते हैं और विवाद और फसाद की जड़ जो है वो यहीं से पनपती है। बहुत अच्छी बात है कि संस्था जो है इस तरह का काम कर रही है। विकास जी की तरफ चलेंगे, आप ही की जो बात है उसको आगे बढ़ाने के लिए, कि विकास जी इन्होंने कहा कि अयोध्या से इस बात की शुरुआत हुई। मैं धीरे धीरे उस तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूँ जिस बात को लेकर के आने वाले 15 दिसंबर को एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो बिलासपुर में हो रहा है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में उसकी शुरुआत हो रही है। आकांक्षा की तरफ भी जाऊंगा मैं, लेकिन पहले चाहूंगा विकास जी उस बात पर थोड़ा सा जो हमारे साथ लोग देख रहे हैं वो जाने कि वो क्या है, किस बात की तरफ इशारा था गुरुदेव का। धन्यवाद। असल में जैसे गुरुजी का तो एक ही मूल मंत्र है, पूरा विश्व एक परिवार है जी, और उस परिवार को एक बनाने का जो उन्होंने बीड़ा उठाया हुआ है, और पूरे परिवार को, पूरे विश्व को तनाव से मुक्त करने का उन्होंने बीड़ा उठाया हुआ है। इस कड़ी में अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग के, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी को कवर अप करते हुए तनाव से मुक्त करना और अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर करने के लिए सारे कार्यक्रम किए जाते हैं जी। और ऐसे ही गुरुजी का सबसे बड़ा जो टूल है वो है सुदर्शन क्रिया और ज्ञान। गुरुजी का सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो है ज्ञान पर। और ऐसे रोज गुरुजी जब भी जहाँ पर भी होते हैं तो एक सत्संग के दौरान गुरुजी ज्ञान की बातें करते हैं। उस ज्ञान की बातें करते करते गुरुजी ने अभी रामलला का जो मैटर चल रहा था, ऐसे कोई किसी ने प्रश्न किया कैकेयी माता पे जी, तो गुरुजी ने बताया कि भाई कैकेयी माता कोई विलेन नहीं थी, वो माँ थी। माँ कभी भी किसी बच्चे के लिए बुरी हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। तो उन्होंने कैकेयी माता के बारे में इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया कि भाई राम जी को राम भगवान बनाने में कैकेयी माता जी का ही हाथ था और मंथरा माता का हाथ था जी। तो ये जो कॉन्सेप्ट सबने अपने मन में बैठा करके रखा हुआ है कि कैकेयी माता एक विलेन है या ऐसे कोई नाम रखना भी नहीं चाहता, इनफैक्ट मंथरा रखना चाहता है ना कैकेयी माता रखना चाहता। तो गुरुजी ने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया कि कैकेयी माता ने ही राम जी को राम भगवान बनाया। अगर वो नहीं होती तो राम जी को आज हम कोई नहीं जान रहे होते, आज उनके आदर्शों को कोई पालन नहीं कर रहा होता। बिल्कुल। क्योंकि वो आदर्शवादी थे और उनका तभी लोगों ने उनको मानना चालू किया, तभी उनके आदर्श को फॉलो करते हुए आज हमारी सनातन संस्कृति जीवित है, तो उस कैकेयी माता की वजह से। वाह, तो क्या बात है। तो देखिए, जहां तक हम पहुंचना चाहते थे उस जगह पर आपने लाकर के छोड़ दिया है। और जैसा मैं बात कर रहा था कि रामायण की, और रामायण में जब किरदार की बात आती है तो भगवान राम
के अलावा भी ऐसे पात्र हैं जिनकी भूमिका है तो बहुत बड़ी लेकिन नगण्य है। और उसमें जब कैकेयी और मंथरा की बात आती है तो हमेशा लोगों के दिमाग में, मैं भी जितना जान पाया, अभी तो आप लोगों से जब चर्चा हुई तब पता लगा कि नहीं, उस तस्वीर के पीछे भी एक बहुत साफ, सुंदर, स्वच्छ और जिसके अंदर कोई मैल ना हो वो तस्वीर है। क्योंकि हम और आप अभी तक तो यही जानते रहे कि मंथरा का जो किरदार है वो बहुत गंदा है, कैकेयी का जो किरदार है वो बहुत गंदा है। और जैसा आपने कहा कि लोग तो इतना ज्यादा घृणा करते हैं कि उन्होंने तो मंथरा और कैकेयी किसी ने नाम नहीं रखा होगा, न तो हमने आज तक सुना। तो वो धारणा को, वो तमाम चीजों को बदलने का ये प्रयास है। आकांक्षा जी, मैं चाहूंगा इस बात पर आप थोड़ा सा जानकारी दें दर्शकों को कि क्या कुछ वो कॉन्सेप्ट गुरुदेव जी का लेकर के आप लोगों के बीच तक जाने की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद विनोद जी। और बात ऐसी है कि जो 15 दिसंबर को यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, ये एक नाटक का मंचन है जिसका नाम है रामलला की माता, और बिलासपुर के सिम्स ऑडिटोरियम में ये होगा जी। शाम को 6 बजे से 8:30 बजे तक का ये प्रोग्राम है हमारा। इसमें बैंगलोर आश्रम से, जो आर्ट ऑफ लिविंग का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है बैंगलोर में, वहाँ से हमारी पूरी टीम आ रही है जिसका नाम है आश्रम मंडली। तो जैसा विकास भैया ने बताया, गुरुदेव ने सत्संग के दौरान एक बार बताया था इसके बारे में, कैकेयी माता के बारे में जब किसी ने पूछा था। तो जब वहाँ पे हमारे जो डायरेक्टर सर हैं पंकज मणि जी, जब उन्होंने वो चीज़ सुनी तो उनके मन में आया कि हमें इसके बारे में बताना ही चाहिए। तो उन्होंने इसके लिए एक नाटक लिखा और उन्होंने गुरुदेव के सामने ये प्रस्तुत किया। तो गुरुदेव को ये इतना अच्छा लगा कि उन्होंने बोला कि अब समय आ गया है कि लोग मंथरा माई और कैकेयी माता के बारे में अब लोग जाने की असल सच्चाई क्या थी जी। जो हम हमेशा उन्हें एक नकारात्मक किरदार के तरह देखते आए हैं और हर जगह उनके बारे में बताया भी गया है कि नकारात्मक तरीके से ही उनके बारे में बताया गया है। तो अब समय आ चुका है कि उस चीज़ के ऊपर से पर्दा उठाया जाए कि असल में उनका पीछे जो रोल था वो कितना बड़ा था। तो उसके ऊपर ये पूरा मंचन हो रहा है। और भारत में तो ये पहली बार ही है कि इसके द्वारा हम कैकेयी माता और मंथरा माई की जो बलिदान रहा है इतने युगों का, उसके बारे में हम लोगों तक के पहुंचा रहे हैं। आज तक के हमने जितने बार भी रामायण देखी है या पढ़ी है उसमें जिक्र ज़रूर है। और हमने जो टीवी में जो रामायण, सबसे ज़्यादा तो हमने टीवी में ही रामायण देखी है जी। तो उसमें कैकेयी माता के बारे में ये ज़रूर बताया जाता है कि राम जी ने उन्हें आखिरी में जाकर माफ़ कर दिया था। पर राम जी जैसा भैया लोगों ने भी बोला कि राम जी को भगवान राम बनाने के पीछे पूरा जो हाथ है वो कैकेयी माता का है और मंथरा माई का है वो। और उसके बाद माता कौशल्या, उनका भी इतना बड़ा बलिदान रहा कि उनके अपने पुत्र थे राम जी, फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, कैकेयी माता ने जो बोला है जी। और राम जी को कैकेयी माता से ज्यादा प्रेम और कोई कर ही नहीं सकता। तो उन्होंने जो बोला है वो आपको करना ही है। चाहती तो कौशल्या माता भी वहां पे ऑब्जेक्शन उठा ही सकती थी कि मेरे बेटे को आप वनवास क्यों भेज रहे हैं, पर वो भी नहीं किया। उन्होंने पूरे मन से उस चीज को स्वीकारा कि अगर कैकेयी माता कुछ बोल रही हैं तो जरूर उसके पीछे कुछ ना कुछ तो होगा, नहीं तो कैकेयी माता से ज्यादा तो प्रेम कोई और करता नहीं है। तो तीनों माताओं का जो इतना बड़ा बलिदान रहा है उसके बारे में इसमें इस प्ले पे बात होगी। और उसके साथ ही हम मंडली के रूप में इस प्ले को सामने लेकर के आ रहे हैं, जो कि हमारी एक विधा रही है नाटक की, जो ऑलमोस्ट लुप्त ही हो चुकी है। एक समय रहा था कि मंडली के द्वारा ही, मंडली के जो नाटक होते थे, छोटे छोटे नाटकों के द्वारा ही गाँव में, देश के छोटे से छोटे कोनों तक के लोगों को संदेश पहुंचाए जाते थे। चाहे वो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के समय के जो बात हो गई कि दांडी मार्च हो रहा है तो वहाँ पे क्या रोल हुआ, कि भगत सिंह जी का क्या रोल हुआ, कि गांधी जी का क्या रोल हुआ, ये सारी चीज़ें मंडली में स्टोरी के माध्यम से, कहानी के माध्यम से लोगों तक के बड़ी भावनात्मक तरीके से वो लेके जाती थी और वो लोगों को बांधती थी। क्योंकि उद्देश्य जब भी बड़ा होता है, जब तक कि उसमें भावनात्मक रूप से लोग जुड़ना नहीं समझ पाते तब तक के वो जुड़ाव आता भी नहीं है। तो मंडली वो एक काम करती थी जो कि अब काफ़ी लुप्त हो चुकी है। तो इस परंपरा को भी वापस सामने लेकर के आ रहे हैं। तो ये तो ऐसा प्रोग्राम है कि
किसी को भी इसे मिस करना ही नहीं चाहिए। इसके बाद बिलासपुर में कब होगा इसका पता नहीं, पर हम तो हैं ही, हमारे साथ में मुझे ऐसा लगता है कि हमारे आगे वाली भी जो जनरेशन है, जो अभी सिर्फ सोशल मीडिया और टीवी ही देखा है जिसने आज तक के, हमने तो फिर भी कभी ना कभी ऐसे मंचन देखे ही हैं, पर वो जनरेशन जिसने सिर्फ सोशल मीडिया और टीवी के अलावा कुछ देखा नहीं, उनको तो ये लाइव चीज़ का अनुभव बिल्कुल करना ही चाहिए। और हमें खुद, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जिसके बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, तो हमें खुद भी अवगत होना चाहिए और हमारे आने वाली पीढ़ी को भी इससे अवगत जरूर करवाना चाहिए। आप तो खुद भी उसमें कलाकार की भूमिका में है, क्या रोल प्ले किया है आपने उसमें? उसमें मैं मंथरा का रोल प्ले कर रही हूँ। क्या बात है। तो मंथरा माई से जुड़ाव तो मेरा अभी बहुत ज़्यादा ही हो गया है, क्योंकि जब मैंने खुद उस किरदार के बारे में पता चला मुझे, जब पंकज मणि जी ने भी बताया, और इसका जो जिक्र होता है ये पद्म पुराण में और वाल्मीकि रामायण में इसका जिक्र है कि मंथरा माई का एक्चुअल रोल क्या था। तो ये तो मैं सीक्रेट रखूंगी कि उनका क्या रोल रहा है। वो आप नाटक देखने जरूर आएंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि आखिर मंथरा माई थी कौन। वो कहते हैं ना कि कैबरीज खाओ और मेलेडी खाओ, खुद जान जाओ। तो प्ले देखने आई और जरूर जानिए। वाकई जो अनछुए पहलुओं की हम बात कर रहे हैं उसमें बहुत कम लोगों को ये जानकारी होगी कि जो कैकेयी के पिता के भाई थे उनकी ये बेटी थी, और इनका एक्चुअल नाम जो है वो रेखा था, और जैसा नाम था उसके हिसाब से उनका व्यक्तित्व और कृतित्व काफी सुंदर था। वो तो एक बीमारी की वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी खराब हो गई थी और फिर वो उनको वैसा हुआ, और यही वजह कि शादी नहीं हुई, तो फिर वो कैकेयी के विवाह के बाद वो दासी बन करके वहां पर आ गई थी। लेकिन ये है कि कैकेयी जितनी कुशाग्र बुद्धि की थी उतनी ही वो बुद्धिमान तो थी ही, वीर भी थी, और उसी के लिहाज से जो रेखा, जिन्हें हम मंथरा के रूप में वर्तमान में जानते हैं, उनका भी रोल कम नहीं था। सवाल यह है कि जिस नाट्य विधा के जरिए, बहुत अच्छा कहा आपने कि वाकई वो नाट्य कला, भले आज हम फिल्मों में देख रहे हैं, वो बेस जो नाट्य है वो वहीं से आया है, जो भी कुछ आया है। लोग उसको कितना पसंद कर रहे हैं, यो युवा पीढ़ी उसको कितना समझ पा रही है। आप जिस किरदार को लेकर के अभी तक जो मंचन किया है, क्या लगा आपको? एक तो सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको जो भी चीजें मिलेंगी वो सारी लाइव मिलेंगी। आजकल के ज़माने में जब इतनी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं और लोग उसका पूरा अच्छे से यूज़ भी कर रहे हैं, उसमें हम वापस जा रहे हैं जब सारी चीज़ें लाइव हुआ करती थी। तो इसमें जो ये एक म्यूज़िकल प्ले है, तो इसके सारे गाने, इसमें इवन बैकग्राउंड म्यूज़िक, हर एक चीज़ लाइव रहने वाली है जी। तो वो एक देखने में बड़ा अच्छा लगता है। फिर लाइट्स और ये सारी चीज़ें उसमें रहेंगी। टेक्नोलॉजी का यूज़ है लेकिन उसको लाइव किया गया है। और इसका जो मंचन है, आज तक के हमने इसे 52 टाइम्स किया हुआ है जी। सिर्फ भारत में ही नहीं, हम नेपाल भी गए हुए हैं। तो जैसा हम अभी चर्चा कर ही रहे थे कि हमने यूपी में किया, अयोध्या में किया तो राम जी के घर में हो गया। हम नेपाल गए, नेपाल जी में हमने सीता जी के घर में कर लिया। अब बारी आई है राम जी के ननिहाल की, तो हम छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं, कौशल्या पे आ गए हैं। और यहाँ पे करने में अलग ही खुशी हो रही है। एक तो ऑफ कोर्स क्योंकि मैं खुद यहीं से हूँ, मैं खुद बिलासपुर की हूँ, तो मुझे तो बिलासपुर में करना, छत्तीसगढ़ में करना मेरा सपना रहा है बिल्कुल कि सबके सामने मैं कर पाऊँ। और फिर कौशल्या माता का गढ़ भी रहा है ये। तो और उसके अलावा राम जी ने दंडकारण्य क्षेत्र में सबसे ज़्यादा समय बिताया है वनवास के समय, तो वो पूरा इसी क्षेत्र का ही है। तो वहाँ पे आके करने में बड़ा अच्छा लग रहा है। फिर मंडली में जैसे पहले रहा करता था कि संदेश पहुँचाते थे, अब तो संदेश पहुँचाने का उतना रहा नहीं क्योंकि सबको पता ही है, पर फिर भी एक भावनात्मक तरीके से जुड़ना है उसमें। और युवा पीढ़ी को इससे बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि जो मंडली वाला पार्ट आता है वो पूरा मस्ती वाला भी पार्ट है। तो ये जो पूरा शो है, ऐसा नहीं है कि एक ही इमोशन में खेलेगा। इसमें मस्ती भी है, इसमें इंटेंस ड्रामा भी है, इसमें थोड़ा मजाक भी है, म्यूज़िक है, डांस है, सारी चीज़ें जो एक तरीके से लोगों को जोड़ के रखने का काम करती है।
हम एक ही चीज मोनोटोनस हो जाएगा तो लोग बोर भी हो जाते हैं, पर उस चीज का बड़ा ध्यान रखा गया है कि ऐसा बिल्कुल भी ना हो। फिर बीच बीच में हमने टॉपिकल ह्यूमर उठाया है। ऐसा नहीं कि कभी व्हाट्सएप जोक कोई फॉरवर्ड हुआ हो उसको लगा दिया, नहीं। तो युवा पीढ़ी को क्या है, आज के समय की जो बातें हैं, जो आज चल रहा है, उसके बारे में बताया जाए या उसके बारे में चर्चा ज़रूर हो। तो उस चर्चा को भी किसी तरह से कंट्रोवर्शियल ना बना करके बहुत इजीली वे में, बहुत ह्यूमरस वे में उसको सामने प्रस्तुत किया गया है। तो मैं बहुत ज़्यादा तो इसका मिस्ट्री खोलूँगी नहीं। मैं चाहती हूँ कि आप सभी आए, उस चीज़ को ज़रूर देखें, एंजॉय करें। और हाँ, इस चीज़ का बिल्कुल भी आप ये मत रखिएगा कि अगली बार देख लेंगे जब होगा, क्योंकि अभी तक के जो हमने 52 शोज़ किए हैं, एक बार भी रिपीट नहीं हुआ है। तो अगली बार कब होगा तो उसके भरोसे तो ना ही बैठें। और YouTube पे तो नहीं आने वाला है तो हम YouTube पे देख लेंगे, ये भी नहीं सोचें। लाइव ही देखना होगा, लाइव ही देखें। हाँ, इसका मज़ा ही वहीं पे है, इसका असल जुड़ाव ही वहीं से है। जो हम चाह रहे हैं, जो सामने लाना चाह रहे हैं, जो पक्ष लाना चाह रहे हैं, वो लाइव में बैठ के देखने में वो हमारे अंदर तक के वो जा पाता है। तो वो चीज़ तो ज़रूर देखनी चाहिए, वो चीज़ का अनुभव ज़रूर करना चाहिए। एक सवाल जब मैं वाइंड अप करूंगा कार्यक्रम को, तब आपके पास बिल्कुल क्योंकि मेरे जहन में वो है। प्रितपाल जी, मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी दर्शकों की ये जानकारी दे दे कि जैसा आकांक्षा ने बताया कि 52 शो हो चुके हैं, इसके आगे और क्या प्लानिंग है, और भी कहीं इसको करने की योजना है, और कितने शोज हो सकते हैं? अभी 15 दिसंबर को हम लोगों ने ये कार्यक्रम बिलासपुर में आयोजित किया हुआ है, और आपको बताऊं कि छत्तीसगढ़ में ये पहली बार हो रहा है जी। तो 15 तारीख को ये बिलासपुर में होना है, और फिर 16 तारीख को ये कार्यक्रम होना है भिलाई में जी, और 17 तारीख को अपने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में होगा। ओके। और जैसे ही हमारे छत्तीसगढ़ से ये कार्यक्रम संपन्न होता है तो फिर ये कार्यक्रम आपका पटियाला है, चंडीगढ़ है और शिमला की ओर भी चला जाएगा, उस तरफ भी ये कार्यक्रम होने का है। तो आने वाले समय में भी इसके बहुत सारे शो हमारे पहले से बुक हो चुके हैं जी। और विकास जी, जैसा नेपाल की जिक्र किया, अभी आकांक्षा जी ने भी किया और प्रितपाल जी ने भी किया, क्या फॉरेन में, क्योंकि बहुत सारे लोग फॉरेन में भी रहते हैं, विदेशों में भी हैं, तो क्या वहाँ पर भी कुछ योजना है इसकी कि वहाँ पर भी इस तरह के शोज किए जाएं? नेपाल में भी 5 शो किए जा चुके हैं जी। नेपाल में गए थे, वहाँ पर भी 5 शो हो चुके हैं, और भी आगे इनकी प्लानिंग है, और सब जगह से डिमांड आ रही है जी। पर जहाँ पर, क्योंकि जो टीम है एक्चुअली ऑलरेडी वो सेवा में भी है और अपने जॉब में भी है, तो अच्छा। पूरी 18 लोगों की जो टीम है, जब वो टाइम उनका प्रॉपर मैनेज होता था वो आगे बढ़ पाते हैं जी। इसलिए भी कई जगह के पेंडिंग है इनके इंटरनेशनल जी जी। आकांक्षा जी, आपकी तरफ बढ़ूंगा, क्योंकि आप बहुत अहम किरदार उसमें अदा कर रही हैं। तो क्या जब आपको ये कहा गया, या आपने खुद से इस बात को चयन किया कि नहीं, मंथरा का रोल मैं करूंगी? हालांकि ये डायरेक्टर पर डिपेंड करता है कि वो तय करता है कि किस पर ये अच्छा होगा। आपको जब ये रोल की जिम्मेदारी दी गई होगी, क्योंकि देखिए मैं शुरू से बात कर रहा हूँ कि नकारात्मक सोच आदमी के अंदर घर कर जाती है तो उसे बदलने में वक्त लगता है। तो जब आपको ये कहा गया कि मंथरा का रोल प्ले करना है, तो उसे आसानी से स्वीकार कर लिया, या आपके अंदर भी वो चीज थी कि नहीं नहीं, ये रोल में नहीं होगा, लोगों के बीच क्या जाएगी सोच, क्या था? तो मेरा तो ऐसा रहा है कि मैं एक्टिंग करती ही आई हूँ जी। यहाँ बिलासपुर के ही अग्रज नाट्य दल के द्वारा मैंने सीखा भी उन्हीं से है, और थिएटर करती आई हूँ। तो मेरे लिए तो हमेशा से चैलेंजिंग रहा है, और मैं हमेशा चैलेंजिंग रोल्स प्रेफर करी हूँ। और जैसा कि नेचर है, तो नेचर से अगर कुछ ऑपोजिट कुछ मिलता है तो वो बड़ा अच्छा लगता है कि कुछ नया अपने अंदर झांकने को मिलेगा उससे। तो पंकज मणि जी से जब बात हुई तब उन्होंने ऑडिशन लिया मेरा, तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप ये करना चाहोगे क्या, इसके बारे में भी आप ऑडिशन दे के देखिए होता है क्या। तो मैं तो बहुत खुश हुई थी, मुझे तो ऐसा था भी नहीं कि मुझे इतना बड़ा, इतने अहम किरदार के बारे में वो बोलेंगे। मैंने ऑडिशन दिया, उन्हें अच्छा लगा। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि अब इसके तह तक के जाना है, आप अपने अंदर कितना डीप जा सकते हैं उसके ऊपर है। तो मंथरा माई के कैरेक्टर के लिए जब हमने रिसर्च करनी शुरू करी, जैसा आपने बताया कि इनका नाम रेखा था, इनके भाई की वो पुत्री थी जी। तो ये सारी चीजें जानने के बाद लगा ये तो पता ही नहीं था कभी। और फिर जो इसकी राइटिंग है, जो पंकज मणि जी ने इसके जो डायलॉग लिखे हैं,
वो पढ़ते पढ़ते ही इतना भावुक हो जाती थी मैं। फिर उनके साथ बैठ के उन्होंने मेरे साथ काफ़ी समय तक के इस चीज़ के बारे में किया कि किस तरह से उसको बाहर लेकर के आना है। फिर एक आता है कि हमने बचपन से देखा हुआ है टीवी में कि किस तरीके से इसे प्ले किया जाता है, तो वो एक आता है, तो उसको तोड़ना, उससे बाहर निकल के हम हमारे तरह से किस तरह से इसको करें, बाहर लेकर के आए इस कैरेक्टर को, वो चीज़ करना। तो वो एक कैरेक्टर वर्क था। और मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि मैंने हर बार मैं जितने बार भी अपने उस स्टेज पे चढ़ती हूँ वो कैरेक्टर को ले करके, हमेशा कुछ ना कुछ नया ही बाहर आता है। और हर बार प्ले करने के बाद ऐसा लगता है कि इसके अंदर इतना और गहराई थी, हर बार इसके बारे में और गहराई पता चलती है और मन बस अचंभित ही होता चला जाता है। तो ये ज़रूर रहा एक, आपने जो बोला कि सोशल स्टिग्मा रहा है कि ये तो बुरा कैरेक्टर है। फिर अपने उम्र से इतने ज़्यादा उम्र का कैरेक्टर प्ले करना, और वहाँ पे सब लोग इतने अच्छे से और मैं एक अलग कैरेक्टर में रहती हूँ, तो वो ऐसा लगता भी था पहले शुरुआत में कि अचानक से बूढ़ी देखेंगे मुझे तो कैसा लगेगा, क्या रहेगा। बट कैरेक्टर ही ऐसा है कि ऐसा मुझे लगता है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ये मौका मिला है कि मैं ये स्टोरी सामने लेके आ पा रही हूँ। इससे बड़ी ब्लेसिंग मेरे लाइफ में शायद कुछ नहीं हो सकती कि मेरे द्वारा मैं एक निमित्त बन पा रही हूँ कि मंथरा माई के ऊपर जो इतना बड़ा कलंक लगा हुआ है कि वो उन्होंने जो किया है, उस चीज़ को जितने लोगों तक मैं पहुँचा सकूँ और वो मेरे द्वारा पहुँचा रहा है, तो इससे बड़ी खुशी की बात और भाग्यशाली होने की बात तो और कुछ हो ही नहीं सकती मेरे लिए। रामायण आगे बढ़े उसके पहले मैं यहाँ पे आपको एक मिनट के लिए रोकूंगा जी, कि शुरुआत ही हमने की थी कि कैसे गुरुदेव का जो संदेश है कि बी पॉजिटिव, सकारात्मकता हमारे जीवन में कैसे हो, कि इतना निगेटिव रोल जीवन में आया है, एक छोटी लड़की उसको प्ले करी और कितनी सहजता से उसने उसको स्वीकार किया और उस नकारात्मकता में भी वो सकारात्मक देख पा रही है कि कैसे मैं लोगों को अच्छा संदेश दे। ये एक्चुअल में जीवन जीने की कला का आधार है कि विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को आप कैसे सहजता से ढाल सकते हैं। ये जीवन जीने की कला का आधार है। थैंक यू। जीवन जीने की कला का आधार है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये तमाम जो चीजें हैं वो हर इंसान की जिंदगी में समाहित हैं और उससे एक सीख लेने की जरूरत है। देखिए, त्रेता में जो एक रामायण के पात्र पर कलंक लगा, उसे कलयुग में हटाने का जो एक अहम किरदार आकांक्षा निभा रही हैं और ये जो पूरी टीम कर रही है, उनको साधुवाद है बहुत ही। और अच्छा है, इस तरह की तमाम जो चीज़ें हैं वो समाज में आनी चाहिए, ताकि जो एक लोगों के मन स्थिति में जो एक छाप होती है कि गलत गलत की जो धारणा बना करके लोग आगे बढ़ जाते हैं, वो तमाम चीज़ें जो है वो परिवर्तित होती रहें। और शायद यही वक्त की मांग है और उसी के लिहाज से ये जो पूरी टीम काम कर रही है, उन्हें बहुत बहुत बधाई। और बहुत ज़्यादा हम इसलिए भी सामने नहीं लाना चाहते क्योंकि अगर वो सारा सस्पेंस अगर हम यहाँ पर खोल देंगे तो फिर उस दिन ऑडिटोरियम में जाएगा कौन। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों को यहीं पर विराम देते हैं और हम भी आपसे यही गुजारिश करेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस त्रेता युग के अनछुए पहलू को जानने के लिए उस मंच की कुर्सी पर ज़रूर पहुँचें और आनंद लें उन तमाम चीज़ों का। और अपने अंदर दिल दिमाग में, मनस्थिति में जो नकारात्मक एक सोच है उस पात्र के लिए, उसको एक सजीवता के साथ में और उसको सकारात्मक सोच में बदलें। बस यही हम चाहते हैं। फिलहाल आज की चर्चा जंक्शन में इतना ही। अगली बार फिर किसी नए अतिथि मेहमान के साथ फिर हम आपके साथ होंगे। नमस्कार। इस मंच के माध्यम से हम आप सबको आमंत्रित भी करते हैं।